हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोवी। आज हमारे क्विक रिवीजन सीरीज़ का 5th डे है और आज हम चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओसवाल सीबीएसई माइंड मैप्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे हम स्टडी करेंगे कि इनहेरिटेंस प्रोसेस मतलब कैरेक्टर्स जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहे थे, देखने मिल रहे थे, वो कैसे हो रहे थे, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिसकी वजह से हमें इनहेरिटेंस देखने मिल रहा था। तो वो मॉलिक्यूल आप लोग को पता होगा कि कौन सा होगा। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके बाद हम आते हैं, बताते हैं मॉलिक्यूल्स कौन से थे। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो है पहला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब पॉली नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, पॉली मतलब मैनी, न्यूक्लियोटाइड चेन न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई चेन है, उसे हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ है फॉस्फेट ग्रुप से, शुगर मॉलिक्यूल से और नाइट्रोजनस बेस से। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप मतलब फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहाँ पर अटैच्ड होगा? कार्बन के 5th या फिर 3rd कार्बन एटम पर। डीएनए के डीऑक्सीराइबोस के 5th या 3rd कार्बन एटम पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा। उसके बाद हमारा शुगर मॉलिक्यूल आएगा। शुगर मॉलिक्यूल या तो राइबोस होगा जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है, और दूसरा होगा हमारा डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। शुगर मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेस, जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड भी कहते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड में आता है हमारा, डीएनए की बात करें तो उसमें आता है सीटी, और आरएनए में होता है यू। टी के बदले होता है वहाँ पर यू। यू मतलब यूरैसिल। और दो होते हैं जिसको हम कहते हैं एजी। ठीक है, एजी मतलब एडिनाइन एंड गुआनाइन, सीटी साइटोसिन थायमीन एंड यू फॉर यूरैसिल, जो कि सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल हेलिक्स मतलब 2 हेलिकल शेप्स। ठीक है, 2 हेलिकल शेप्स के कुछ राउंड राउंड स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे, जैसे आप लोग के हेयर रहते हैं कर्ल्स। ठीक है, तो वो जो उस हेलिकल स्ट्रक्चर के जैसा ही हमारा डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में हेलिकल शेप फॉर्म करते हैं। उसके बाद वो दोनों कैसे होंगे? एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब है वो दोनों एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर एक साइड में ऊपर 5' एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है तो दूसरी वाली जो चेन होगी वो 3' एंड होगी, और नीचे की तरफ भी सेम, अगर एक डैश 3 एंड है तो दूसरी डैश 5 एंड होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, 2 ऐसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है वो दोनों अटैच्ड होंगी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? AGTC के बीच में। तो ए बॉन्ड करता है टी के साथ में, एडिनाइन बॉन्ड विथ थायमीन विथ हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमारा GC गुआनिन और साइटोसिन ये हमेशा बॉन्ड करता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। उसके बाद हमारा जो 2 चेन है, ये 2 चेन जो देखने मिल रहा है, ये दोनों चेन राइट हैंडेड फैशन में, राइट हैंडेड पोजीशन में रोल्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखने मिलता है प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर। एक बेस पेयर, ठीक है, एक स्ट्रैंड का जो बेस पेयर है वो दूसरे स्ट्रैंड के बेस पेयर पे अटैच्ड है, स्टैक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए पैकेज न्यूक्लियोसोम। डीएनए कैसे पैकेजिंग की जाती है न्यूक्लियोसोम में। ठीक है, तो डीएनए हमारा बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। इतना बड़ा है कि हम अर्थ को अगर उसको 2.5 राउंड्स करते हैं तब जाकर हमारा डीएनए ख़त्म होता है। ठीक है, तो इतना लंबा डीएनए हमारी बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, बॉडी के सेल के अंदर रखा गया है, तो मतलब कुछ तो स्ट्रक्चर बनाया गया रहेगा।
तो उस स्ट्रक्चर को कॉइल्ड किया जाता है, कॉइलिंग, फिर सुपर कॉइलिंग, फिर सुपर कॉइलिंग करके उसके हमारे सेल के अंदर रखा गया है, फिट किया गया है। तो उसको पैकेज कैसे किया जाता है, यहाँ पर हमें एक डायग्राम देखने मिल रहा है। ये है हमारा डीएनए। इस डीएनए को ऐसे फोल्डिंग्स किया गया है राउंड थ्रू, कुछ यहाँ पे बॉल जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बॉल जैसा जो स्ट्रक्चर है, इस बॉल जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन, ऑक्टामर, वहाँ पे 4 प्रोटीन्स होते हैं, 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि अपने अराउंड में डीएनए को अरेंज्ड करवाते हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और हमारा डीएनए पता है हमें नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहेगा। और एक और प्रोटीन देखने मिल रहा है हमें H1 प्रोटीन यहाँ पर साइड में लगा हुआ है, एज अ गेट कीपर बोल सकते हैं उसे हम। ठीक है, तो जहाँ से हमारा डीएनए यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से बाहर आएगा, ऐसे राउंड करेगा, राउंड करके ये ऐसे बाहर की तरफ मूव करेगा। तो ऐसा हमारा यहाँ पर उसके ऊपर क्लच जैसा लगाया गया है हमारा H1 हिस्टोन, ताकि जो हमारे डीएनए की जो कॉइलिंग है वो कॉइलिंग खुले नहीं। ठीक है, और ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स वगैरह दिया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा, दूसरा टॉपिक है हमारा सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनना। ठीक है, डीएनए से फॉर्मेशन होना किसका, एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस जब सीक्वेंशियली होती है तो हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें देखने मिलता है जो डीएनए है वो एमआरएनए ना बनाकर, एमआरएनए बनाता तो है लेकिन एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन नहीं बनाता है, तो वो वापस से ये डीएनए बना लेता है। तो एमआरएनए अगर वापस से प्रोटीन ना बनाकर डीएनए बना ले तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो रहा है। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल डॉगमा, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, आगे फर्दर टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसे पता लगाया गया था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्या ऐसी कौन सी मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटी को पास ऑन कर रही है, जिसकी वजह से हमारी हेरिडिटी पास ऑन हो रही है। तो इसको सर्च करने के लिए पहला जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था ग्रिफिथ ने बताया। ठीक है, ग्रिफिथ ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके थ्रू उसने बताने की कोशिश की कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो उसने पहले लिया एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए ऐसा बैक्टीरिया था जो कि ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है। तो उस निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया का उन्होंने लिया, 2 वैरायटीज़ लिए या फिर 2 स्ट्रेन लिए, ऐसा कह सकते हैं। स्ट्रेन मतलब वैरायटीज़ ही होती है। ठीक है, तो एक था एस स्ट्रेन और एक था आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का मतलब होता है स्मूथ मतलब उसका जो वो जो स्ट्रेन था, जो वो वैरायटी का जो बैक्टीरिया था, उसका जो सरफेस था बॉडी का वो बहुत ही स्मूथ था, ऐसे आप याद कर सकते हो। और एक था हमारा आर स्ट्रेन का जो बॉडी था वो बहुत ही ज़्यादा रफ था। ठीक है, तो जब स्मूथ स्ट्रेन को या फिर एस स्ट्रेन को जब उन्होंने इंजेक्ट किया माइस में, तो उन्होंने देखा कि माइस जो था उसकी डेथ हो गई, उसको निमोनिया हुआ और वो उसकी डेथ हो गई। फिर उन्होंने दूसरा स्ट्रेन लिया आर स्ट्रेन, उसको इंजेक्ट किया माइस में और उन्होंने देखा कि इस माइस में तो निमोनिया हुआ ही नहीं। हालांकि ये भी निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही था ना, तो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है, तो इसके वजह से निमोनिया क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे माइस जिंदा कैसे रह गया, ये बात सोचने वाली थी। ठीक है, फिर उन्होंने लिया एस स्ट्रेन को उन्होंने हीट किल्ड किया। हीट किल्ड का मतलब एस स्ट्रेन को उन्होंने गर्म कर दिया। ठीक है, गर्म कर दिया तो उसकी वजह से उसके अंदर जो भी
निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया था या फिर उनका जेनेटिक मटेरियल जो था वो टोटली ख़त्म हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उस वाले हीट किल्ड स्ट्रेन को क्या किया, उन्होंने इंजेक्ट किया माइस में और उन्होंने देखा कि माइस जो है वो जिंदा थी। तो इससे ये पता चला कि कुछ तो एस में था जिसके वजह से माइस की डेथ हो जा रही थी। तो उन्होंने फिर से एस्ट्रेन लिया, एस्ट्रेन को हीट किल्ड किया, ठीक है, हीट किल्ड वाला जिसमें माइस जिंदा था, और दूसरा वाला उन्होंने लिया आर स्ट्रेन, उसमें भी माइस जिंदा था। इन दोनों स्ट्रेन को मिक्स किया और फिर इंजेक्ट किया माइस में। तो माइस, उन्हें क्या रिजल्ट देखने मिला कि माइस जो था वो उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर उन्होंने तो ऐसे स्ट्रेन लिए थे, 2 ऐसे स्ट्रेन लिए थे कि जिसमें माइस जिंदा थे। तो यहाँ पर भी अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो माइस को जिंदा रहना था, बट यहाँ पे माइस की डेथ हो गई। मतलब इससे कंक्लूड उन्होंने ये किया कि कुछ तो है जो क्या कर रहा है, हीट किल्ड एस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसमें, आर में। हीट किल्ड एस को ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, आर में। कुछ तो है जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इससे उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अभी भी फुल्ली यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। फिर उसके बाद दूसरे कुछ साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हार्शी एंड चेज। उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसके थ्रू उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि जेनेटिक मटेरियल असल में क्या है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने लिया बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है, बैक्टीरिया को खा लेता है। तो उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज की जो बॉडी होती है, ऊपर वाला पार्ट, हम उसे कहते हैं कैप्सिड, और उसकी जो नीचे की बॉडी होती है हम उसे कहते हैं कैप्सूल, ठीक है, कैप्सिड एंड कैप्सूल। अब जो कैप्सिड है वहाँ पर उसके अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरियोफाज का डीएनए। डीएनए आपको पता होगा, डीएनए के अंदर हमने पढ़ा अभी स्टार्टिंग में ही कि उसमें फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल रहता है जो 3rd कार्बन पे या फिर 5th कार्बन एटम पर अटैच्ड होता है। और यहाँ पर सल्फ़र की बात भी की गई है। तो सल्फ़र हमारे नॉर्मली बॉडी में प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, ना कि जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर है। अभी यहाँ पर उन्होंने 2 टाइप के बैक्टीरियोफाज लिए। एक में उन्होंने डाला रेडियो एक्टिव सल्फ़र और एक में उन्होंने डाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव मतलब चमकने वाला, एक्टिव होगा, ठीक है, रेडिएट करेगा, लाइट रेडिएट करेगा, ऐसे एलिमेंट्स को उन्होंने लिया। तो यहाँ पे एस प्रोटीन लिया और यहाँ पर फॉस्फोरस लिया। दोनों अलग अलग बैक्टीरियाज के अंदर उन्होंने इन्वॉल्व किया। अब जब यहाँ पर उन्होंने एस वाले बैक्टीरिया को उन्होंने कुछ टाइम के लिए ग्रो किया और फॉस्फोरस वाले बैक्टीरिया को भी कुछ टाइम के लिए ग्रो किया। अब ग्रो करने के बाद उन्हें छोड़ दिया इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया में ग्रो किया और उसके बाद उसको रिलीज़ करवा दिया। फिर यहाँ पर उन्हें देखने मिला कि यहाँ पे जो एस वाला बैक्टीरिया है उसको ब्लेंडिंग प्रोसेस के लिए छोड़ दिया। ब्लेंडिंग में मिक्सअप होगा डीएनए का। फिर उसके बाद उन्होंने उसको क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेट में पूरा जितना भी डीएनए उसके अंदर मॉलिक्यूल्स था इकोलाई मीडियम के अंदर, वो पूरा मॉलिक्यूल्स उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेट करके रिलीज़ करवा लिया। अब वहाँ से रिलीज़ होने के बाद दोनों अलग अलग मीडियम्स को उन्होंने लिया और एक में जिसमें सल्फ़र वाला बैक्टीरियोफाज डाला था उसमें उन्हें देखने मिला कि यहाँ पर कोई भी सल्फ़र मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सल्फर मॉलिक्यूल्स देखने नहीं मिला। और सेकेंड वाला उन्होंने देखा फॉस्फोरस वाला, तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल वहाँ उन्हें देखने मिला। तो यहाँ पर ये बात साबित हुई कि उसके जेनेटिक मटेरियल जहाँ तक है उसका डीएनए ही है, ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, ना कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो गई थी कि जो हमारा फॉस्फोरस हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि अदर टाइप के प्रोटीन्स। रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सुपर नेटेंट, और यहाँ पे हमें नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपर नेटेंट। यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाजेस को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ा था तो उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ किया। जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ किया तो मतलब वो रिलीज़ किया तो वो इकोला बैक्टीरिया में चले जाएगा। अब जब जो बैक्टीरियोफाज को उन्होंने लिया है उस बैक्टीरियोफाज में उन्हें कोई चीज़ देखने नहीं मिली डीएनए वाली,
तो उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और जो सल्फर वाला प्रोटीन वाला पार्ट था वो प्रोटीन वाला पार्ट उन्हें देखने मिल गया था। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल नेचर। बायोकेमिकल नेचर, बाद में 3 साइंटिस्ट आए इस बात को अच्छे से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए, जिसका नाम है ओसवाल्ड एवेरी, मैकलॉयड और मैकार्टी। इन्होंने प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही है हेरिडिटी मटेरियल विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब टेक्निक्स, या फिर टेक्निक के थ्रू इन्होंने डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ऐसा इन्होंने प्रूफ कर दिया। अगर एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन द डीएनए इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल, तो आप लोग हार्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट लिखोगे, ये वाला एक्सपेरिमेंट वहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेट करना, अपना खुद का रेप्लिका बनाना, डुप्लीकेट करना, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन जो है वो प्रोसेस दिया गया है यहाँ पे। प्रोसेस कैसा होता है, ये हमारे डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, यहाँ पे हमारे बॉन्ड्स ऐसे लगे होते हैं, और सबसे पहली बात ये हेलिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। तो इस हेलिकल स्ट्रक्चर को पहले खोलना पड़ेगा रेप्लिकेशन करने के लिए। तो खोलने के लिए हम एंजाइम यूज़ करते हैं जिसका नाम है हेलिकेज, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए उसी स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर है उसके नाम के आगे एज लगा देते हैं, ASC, हेलिकल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए हेलिकेज, ठीक है। अब ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स को यहाँ पे देखो सेपरेट किया गया है, मतलब इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थी वो भी तोड़ी गई होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाइड्रोजिनेज का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजनेज की मदद से क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया यहाँ पर। अब हाइड्रोजन की बॉन्ड तो टूट गई, अब ये 2 स्ट्रैंड्स क्या हो गए, अलग स्ट्रैंड हो गए। ऊपर वाले इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर पैरेंटल स्ट्रैंड, जिस पर रेप्लिकेशन देखने मिलेगा उसे हम पैरेंटल स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि वो पेरेंट स्ट्रैंड है, उसी के कोड को डिकोड करके वहाँ से हमारा न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। एक स्ट्रैंड होगा यहाँ से हमें देखने मिल रहा है 5' यहाँ पे, 3' यहाँ पे, 3' यहाँ पे, तो 5' यहाँ पे। तो हमारा जो 3' एंड होता है वहाँ से ही हमारा, ठीक है, वहाँ से ही हमारा न्यू स्ट्रैंड बनना चालू होता है। मतलब जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा 5' एंड से ही बनेगा, ठीक है। 5' एंड से कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर हम लगाते हैं एक RNA प्राइमर की मदद से, पॉलीमराइजेशन टेक्निक की मदद से यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड की चेन को जोड़ती हुई चली जाएगी, अटैच करती हुई जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखने मिल रहा है कि 5' एंड यहाँ से स्टार्ट हो रही है अंदर की तरफ से, तो 5' एंड यहाँ से स्टार्ट होगी तो RNA प्राइमर यहाँ पे लगेगा इस स्ट्रैंड के लिए। लेकिन ये जो स्ट्रैंड होती है ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअस नहीं जाती है, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी देखने मिलती है। तो डिसकंटिन्यूटी हुई है तो बार बार हमें यहाँ पे बीच बीच में RNA प्राइमर लगाना पड़ेगा, ताकि वहाँ से वो स्ट्रैंड क्या हो, दोबारा से कंटिन्यू हो जाए। तो यहाँ पे हमें जो स्ट्रैंड मिलती है वो डिसकंटिन्यूअस मिलती है, और इसी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा, अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड था, प्रोसेस था जो भी यहाँ पे रेप्लिकेशन का, ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है, ऐसा कुछ साइंटिस्ट का कहना था, ठीक है। तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर 2 और साइंटिस्ट आए जिसका नाम है मिचेल्सन और स्टेहल। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स की, ये एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर दी गई है। ये एक्सपेरिमेंट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट देख लीजिए। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है, इन्होंने यहाँ पर एक आइसोटोप लिया है, ठीक है, नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया है, क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस के इन्होंने हैवी आइसोटोप और लो आइसोटोप भी लिए हैं। यहाँ पे 15 वाला लिया है, यहाँ पे 15, 14, ठीक है, दोनों देखने मिल रहा है। ये जनरेशन 1 में देखने मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मिक्सअप किया था। और उसके बाद हमें नेक्स्ट जनरेशन में भी देखो वहाँ पे 14 देखने मिल रहा है, 14, 15 एंड 14, मतलब यहाँ से कुछ रेप्लिकेट करके वापस से यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। पेरेंट के साथ साथ हमें न्यू स्ट्रैंड्स भी डेवलप देखने मिल रही है। इससे उन्होंने प्रूव कर दिया था कि डीएनए का जो
रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब, सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व हो जाना। तो जो हाफ स्ट्रैंड है या हाफ डीएनए है वो वापस से नेक्स्ट जनरेशन में कंजर्व देखने मिलेगा, वापस से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए में आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कोड्स प्रेजेंट होते हैं। एमआरएनए जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा था, मैसेज देगा ये। ठीक है, उसके बाद होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के वक्त जो स्पेस मिलेगी उसे, कहाँ पर फंक्शन करना है, कहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, वो जगह। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद आता है हमारा टीआरएनए। टीआरएनए को हम कह सकते हैं ट्रांसफर आरएनए, एसआरएनए या फिर सॉल्युबल आरएनए, जो कि एमआरएनए के कोड को पढ़कर उसके लिए जो वहाँ पर जो प्रोटीन बनने वाला है, उस प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड्स को वो कैरी करके ट्रांसफ़र करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जेनेटिक कोड को डिकोड करके अमीनो एसिड्स लेके आने का काम करता है ट्रांसफ़र आरएनए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो वहाँ पे हमने सेंट्रल डॉग्मा वाला प्रोसेस देखा था, उसमें हमने इन शॉर्ट देखा था कि डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होता है। तो डीएनए से हम यहाँ पे देखते हैं एमआरएनए बनना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, पहला इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। डीएनए के स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन कॉपी करना और आरएनए का फॉर्मेशन करना, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद है इसकी यूनिट्स, इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो एमआरएनए का ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, इस एमआरएनए के स्ट्रैंड में एक प्रमोटर रीजन होता है। प्रमोटर रीजन मतलब वो रीजन जहाँ से मेरा प्रोटीन बनने का सिंथेसिस शुरू होगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन ये बीच वाले पार्ट को कहते हैं, जो आगे चलकर मुझे प्रोटीन बनाकर देगा। टर्मिनेटर पार्ट, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, मेरी टर्मिनेट हो जाएगी, प्रोटीन यहीं पे ख़त्म करना है। मतलब एग्जांपल के लिए ले सकते हो, ट्रैफिक सिग्नल्स पे ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट देखने मिलती है। तो अगर ग्रीन लाइट हो तो वहाँ से चालू हमारे जो व्हीकल्स होती है वो जाने लगती है। ठीक है, और जैसे ही रेड लाइट ऑन होगी तो उसके बाद वहाँ पर हमारा टर्मिनेशन, मतलब वहाँ पे सारे व्हीकल्स को रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लो इसकी ग्रीन लाइट, इसकी रेड लाइट है, यहाँ से ग्रीन लाइट, यहाँ से सिग्नल मिलेगा तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, प्रोटीन बनाने लगेगी। और यहाँ पे रेड लाइट लेके खड़ी हुई है, रेड झंडी लेके खड़ी हुई है, जो क्या करेगी, उसको प्रोटीन को टर्मिनेट करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगी। और जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, जो कि प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें देखने मिलता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में पहले हम देखते हैं यूकैरियोट्स वाला। ठीक है, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक मतलब डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसके पास ट्रू कैरियन प्रेजेंट होता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स मतलब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस जिसके पास प्रेजेंट होता है, उससे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो ये रहा हमारा डीएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, सॉरी, डीएनए के स्ट्रैंड पे आप लोग को देखने मिल रहा है, यहाँ पे ये इसकी स्ट्रैंड ओपन हुई है और यहाँ से हमारी बनेगी एमआरएनए बनेगी। तो ये एमआरएनए की स्ट्रैंड जो बनी हुई है, इस एमआरएनए के स्ट्रैंड में, ठीक है, इस एमआरएनए के स्ट्रैंड में बहुत सारी ये डार्क एरिया और लाइट एरिया, दो टाइप के एरिया देखने मिल रहे हैं। ये एमआरएनए बाहर आ गया और ये डीएनए वापस से जो अभी यहाँ पर अलग हुई थी वो वापस से क्या होगी, अटैच्ड हो जाएगी और ये एमआरएनए यहाँ पर आ जाएगा। ये यहाँ पे एमआरएनए की जो स्ट्रैंड दिख रही है, यहाँ पर एक प्रोसेस हो रही है आरएनए स्प्लाइसिंग।
अब ये RNA स्प्लाइसिंग क्या है, तो हमारी mRNA के स्ट्रैंड पे दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक एक्सॉन और इंट्रॉन। जो डार्क वाला एरिया देखने मिल रहा है वो है हमारा इंट्रॉन, और जो लाइट वाला पार्ट देखने मिल रहा है उसे हम कहते हैं एक्सॉन। नहीं दिख रहा होगा तो अभी दिखने लगेगा, ठीक है। तो जो डार्कर एरिया है उसे हम कहते हैं इंट्रॉन्स। ये जगह जगह पे ऐसे कुछ इंट्रॉन्स पड़े हुए हैं। इंट्रॉन्स मतलब मिलावटी पार्ट जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सपोज़ कोई चीज़ है मैं जो घर पर लेकर आ रही हूँ और मुझे सिर्फ वो प्योर ही चाहिए, मुझे उसमें कुछ भी मिलावट नहीं चाहिए। उसमें जैसे वो चावल ख़रीदने जाते हैं तो चावल में कंकड़ जो मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पर बीच बीच में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए, तो उस चीज़ को मुझे निकालना है, उसे बोलते हैं हम इंट्रॉन्स। और जो मुझे चाहिए, मतलब जो आगे चलकर मेरा प्रोटीन बनाएगा, वो वाला पार्ट ये रहा हमारा एक्सॉन। इसे मैं ग्रीन बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्सॉन वाला पार्ट ये रहा एक्सॉन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, तो इंट्रॉन्स को कट करके निकालना पड़ेगा। तो कट कर निकालने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं RNA स्प्लाइसिंग। RNA स्प्लाइसिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम स्प्लाइसिंग की मदद से इन पार्ट्स को, मतलब यहाँ पे इंट्रॉन्स वाले पार्ट्स को हम निकाल देते हैं कट करके, ठीक है। तो यहाँ पे उसको कट करके निकालने के लिए पहले मुझे उसको स्टार्ट करना पड़ेगा एक जगह से, और एक जगह पकड़नी पड़ेगी जहाँ पर वो पार्ट मुझे क्या करना है, ख़त्म करना है। तो मैंने एक पार्ट से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के लिए मैंने एक पार्ट लिया जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग मतलब जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा जहाँ से मुझे कटिंग करना स्टार्ट करना है, उधर पे मैंने इसको बोला कि यहाँ पे सपोज़ कर दो, एग्जांपल के लिए ले सकते हो इसको, मैंने यहाँ पे कैप पहना दी। कैप पहना दी तो मुझे अब पता चल जाएगा कि मुझे यहीं से इंट्रॉन्स को निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में इसकी एक टेल रहेगी, जो कि मुझे पता चलेगा कि यहीं पर आकर यहीं तक मुझे इसको इंट्रॉन्स को निकालना है, उसके आगे और नहीं जाना है मुझे, ठीक है। पॉलीएडेनाइलेशन रीजन रहेगा वो। उसके बाद यहाँ पे जब मैं इसको कट करके निकाल दूँगी तो यहाँ पर ये हमारा जो स्ट्रैंड बचेगा mRNA का, इस पर हमारा कोडिंग होगा, ठीक है। यही आगे चलकर हमारा क्या बनाएगा, प्रोटीन, ठीक है। यूकैरियोट्स में तो कैपिंग एंड स्लाइसिंग दो प्रोसेस होती हैं, ठीक है। स्लाइसिंग मतलब कट करके निकालना, कैपिंग मतलब वहाँ पे से अटैच करना और इंट्रॉन्स को कट करना, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स में इतने वेल डेवलप तो होते नहीं हैं वो, ठीक है। प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म इतने वेल डेवलप नहीं होते हैं, तो इनमें डायरेक्टली यहाँ पर एक प्रमोटर रीजन होता है और यहाँ पे एक टर्मिनेशन पॉइंट होती है। प्रमोटर रीजन से DNA का जो स्ट्रैंड होता है ये खुलने लगेगा। ये स्ट्रैंड यहाँ पे क्या होगी, अलग होगी, और यहाँ पे हमारा mRNA बनेगा। ऐसा mRNA जो बनेगा, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, इलोंगेट मतलब ये जो RNA की स्ट्रैंड है वो लंबी होती जाएगी, और लास्ट आएगा हमारा टर्मिनेशन मतलब यहाँ पर मुझे ख़त्म करना है। और उसके बाद जब मेरा RNA बन जाएगा तो RNA बाहर आ जाएगा, और ये DNA का जो स्ट्रैंड जो ओपन हुआ था वो अब वापस से जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। तो इस RNA के स्ट्रैंड को लेकर हम इससे डायरेक्टली प्रोटीन बनाने का प्रोसेस जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होगा, अब जो हमारा mRNA बनकर रेडी है उस mRNA पर हम क्या बनाएंगे, अब प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन, mRNA से प्रोटीन बनाने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये रहा मेरा mRNA का स्ट्रैंड जिस पर कोई भी इंट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होंगी, ठीक है। mRNA की स्ट्रैंड पर आपको कुछ कोड्स देखने मिल रहे होंगे, यहाँ पर CUC, UUG। तो ये कोड्स को हम कहते हैं कोडॉन, ठीक है। एक कोड को कोड बोलेंगे, बट ऐसी अगर मैं तीन कोड की बात करूँ, जैसे CUC, ये CUC क्या है, इन 3 कोड्स को मिलाकर हम कहते हैं इसे कोडॉन, ठीक है। कोडॉन, एक कोड को 3 कोड्स को मिलाकर, 3 स्पेसिफिक कोड्स को मिलाकर हम कहते हैं कोडॉन, और ये कोडॉन आगे चलकर एक कोड, एक अमाइनो एसिड बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा राइबोसोमल RNA है, राइबोसोम्स वाला पार्ट, ठीक है। राइबोसोम्स में ऐसे 2 पार्ट होते हैं, एक लार्जर पार्ट होता है जो अपर साइड में प्रेजेंट होता है, और एक लोअर पार्ट होता है या फिर स्मॉलर पार्ट जो लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये दोनों, सबसे पहले जो हमारे mRNA की स्ट्रैंड है ये बाहर वेट करती है साइटोप्लाज्म में,
ठीक है, बाहर ही ऐसे रखी होती है। और यहाँ पर आता है हमारा RNA, इसको ढूंढते हुए, mRNA को ढूंढते हुए, और ये यहाँ पर जहाँ से इसका प्रमोशन या प्रमोटर रीजन या फिर इनिशिएशन पॉइंट होगा, ये पहले वहाँ पे जाके इसका जो लार्जर पार्ट है और ये जो लोअर पार्ट है वो दोनों वहाँ जाकर बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद ये tRNA को, ये rRNA tRNA को मैसेज देगा। tRNA ये रहा, ये हमारा tRNA है। इसको ये यहाँ से कोड रीड करेगा, ये यहाँ से कोड रीड करके tRNA को मैसेज ट्रांसफ़र करेगा और उसको बताएगा कि यहाँ पे ये कोड है तो इसका एंटी कोडॉन लेकर आओ। एंटी कोडॉन लेकर आएगा कौन? हमारा ये यहाँ से इसको मैसेज को रीड करके यहाँ पे हमारे tRNA को मैसेज देगा कि यहाँ पर UCC है, तो अब इसका ऑपोजिट मतलब यूरैसिल किसके साथ बाइंड करेगा? जो भी इसका ऑपोजिट एंटी कोडॉन होगा वो उसके साथ बाइंड करेगा। एग्जांपल के लिए ले सकते हो, G यहाँ पे C के साथ बाइंड करेगा, C यहाँ पे G के साथ, और ये यहाँ पे U के साथ में। तो इसका एंटी कोडॉन ये होता है हमारा एंटी कोडॉन। ये यहाँ पर फिर हमारा tRNA एंटी कोडॉन लेकर आएगा और एंटी कोडॉन के साथ में वो कोडॉन कौन सा अमाइनो एसिड बनाएगा, मतलब प्रोटीन बनाएगा, जैसे कि ये अल्नाइन बनाएगा। ठीक है, तो ये अल्नाइन टाइप लेकर अमाइनो एसिड को लेकर अपने सर के ऊपर रखकर लेकर आएगा। और इस राइबोसोम के अंदर, ये बड़े राइबोसोम के अंदर सिर्फ एक साथ में तीन ही tRNA आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर तीसरे tRNA को आना पड़ेगा तो ये वाले tRNA को यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर इसको आना है तो। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक यहाँ पर टर्मिनेशन रीजन ना आ जाए। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है। और ऐसे यहाँ पर ऐसे करते करते ऐसे लंबी अमीनो एसिड की, लॉन्ग अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी और ये अमीनो एसिड आगे चलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस भी ख़त्म होता है। हम आते हैं अब दूसरे टॉपिक पर, जिसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? जीन के कोड्स। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो होती है वो हमेशा 3 कोड से मिलकर बनती है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस या फिर नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस जो कि mRNA पे प्रेजेंट होता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस को करने का। इसे हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसके फीचर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राइट द फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। एग्जाम में आ चुका है ये बोर्ड के। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या है? पहले तो ये ट्रिपलेट है, कि मतलब ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब एक कोडॉन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? 3 कोड्स चाहिए। ठीक है, एम्बिगियस है। एम्बिगियस का मतलब क्या है? कि ये कोडॉन्स जो है वो दोबारा से कोई वो कोडॉन स्पेसिफिक है, वो कोडॉन बार बार यूज़ नहीं किया जाएगा। अलग अलग टाइप का कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए, जैसे अगर UUC है, अगर सपोज़ यहाँ पे एक दिया था GCA बना रहा था हमारा अल्नाइन, तो ये सिर्फ अल्नाइन ही बनाएगा, ये कोई और दूसरा सेराइन, ल्यूसीन, दूसरा कोई और अमीनो एसिड या प्रोटीन नहीं बनाएगा। डीजेनरेट मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये हेरिडिटी है, ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये बनेगी, प्रोड्यूस होगी। कंटीन्यूअस मतलब ये चालू, कंटिन्यूटी रहेगी। दूसरा है हमारा यूनिवर्सल, मतलब हमारे स्पेसिफिक कोड। ठीक है, स्पेसिफिक कोडॉन, जैसे ये वाला हमारा अल्नाइन बना रहा था, GUU वैलिन बना रहा है, तो ये सिर्फ वैलिन ही बनाएंगे। मतलब ये मेरी बॉडी में हो या अदर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो, तो ये वैलिन ही बनाएंगे। उसके अलावा ये दूसरा मेरी बॉडी में कुछ और या दूसरे की बॉडी में कुछ और, ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सली है ये, सबकी बॉडी में एक जैसा ही काम करेगा। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन। जीन कैसे एक्सप्रेस करता है? जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। जीन एक्सप्रेशन, जीन खुद को कैसे एक्सप्रेस करेगा, कब एक्सप्रेस करेगा, कब पता चलेगा जीन को कि अब उसको एक्सप्रेस करना है या फिर उसको रेगुलेट करना है, मतलब कंट्रोल करना है।
तो ये टॉपिक हमें देखने मिलेगा लैक ऑपेरॉन में। लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। लैक ऑपेरॉन समझाने के लिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया लिया गया है जिसका नाम है ई कोलाई। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बैक्टीरिया है, सब जगह यूज़ किया जाता है, बहुत ही चीप बैक्टीरिया है ये। अब इस बैक्टीरिया को यूज़ किया गया है यहाँ पर। इस बैक्टीरिया के पास भी डीएनए है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को सपोज करो कि यहाँ पे मैंने ब्रेक कर इसको लॉन्ग चेन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, ऐसी लंबी चेन में मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया है। अब इस बैक्टीरिया को, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या कंज्यूम करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया कंज्यूम करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब अगर मैं इसे ग्लूकोज ना देकर मैं इसे दे रही हूँ लैक्टोस, ठीक है, लैक्टोस, तो क्या ये ज़िंदा रह पाएगा? क्या ये उसे एब्जॉर्ब करेगा? नहीं, ये उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्लूकोज खाता है। हाँ, जब ऐसी कंडीशन हो, हार्श कंडीशन हो, जब इसे खुद को सर्वाइव रखना है, एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से उसको खुद को सर्वाइव रखना है, तो ये वहाँ पर लैक्टोस लेगा। बट लैक्टोस लेगा तो ये लैक्टोस को जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा इसकी बॉडी, ठीक है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी बॉडी में कुछ तो अलग से जीन एक्सप्रेस करने लगेंगे। मतलब लैक्टोस को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इसके पास, इसके बॉडी में जीन जो होगा वो खुद को एक्सप्रेस करने लगेगा, खुद का फंक्शन चालू कर देगा। अब तक तो वो ग्लूकोज ले रहा था, तो ग्लूकोज लेने के वजह से उसको जीन रेगुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। लैक्टोज को जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी सिंपल मॉलिक्यूल है, तो वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। बट लैक्टोज बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत है, जो कि चाहिए किसको, हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब यहाँ पर हमारा इंड्यूसर क्या होगा, इंड्यूस मतलब बढ़ाने वाला, किसी भी चीज़ को इंड्यूस करने वाला, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाने वाला, वो क्या होगा, एब्सेंट है, नहीं है। तो यहाँ पे ZYA नाम का कुछ हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। जैसे कि हमने mRNA में पढ़ा, स्ट्रक्चरल जीन आगे चल के क्या बनाता है, प्रोटीन। तो ये तीनों जया, जिसको आप लोग जया के नाम से भी पढ़ सकते हो याद करने के लिए, बाय हार्ट करने के लिए, ठीक है, ये जया 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं जो 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाती हैं या फिर एंजाइम्स बनाती हैं बोल सकते हैं। इसके आगे कोई भी स्ट्रक्चरल जीन हो, उसके आगे क्या लगा होता है, प्रमोटर। ये रहा हमारा प्रमोटर। प्रमोटर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, प्रमोटर को काम पर लगाने के लिए हमें चाहिए एक चीज़ जिसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। और इन दोनों को भी ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए एक इंड्यूसर, जो इन चीज़ों को, इस प्रोसेस को आगे इंड्यूस करेगा। और इंड्यूसर को खुद रेगुलेट करवाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए हमें, प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर ही कोई ऐसी चीज़ है जो बाकी सारी चीज़ों को क्या करती है, प्रमोट करवाती है, आगे की तरफ बढ़ाती है। उसके बाद हमारा यहाँ पर है रिप्रेसर mRNA। रिप्रेसर mRNA मतलब ये इंड्यूसर जाकर बाइंड हो जाता है हमारे रिप्रेसर RNA में, और ये लग जाता है ऑपरेटर पे। ऑपरेटर पे लग गया, अब ये प्रमोटर को रोक देता है कि अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स मत बनाओ, नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना हम आसानी से कर लेंगे, हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑपरेटर ने क्या कर दिया, प्रमोटर को मना कर दिया डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने से। रिप्रेसर बाइंड हो गया ऑपरेटर से, और यहाँ पे प्रिवेंट हो गया RNA पॉलीमरेज, ताकि वो आगे चलकर एंजाइम्स ना बनाए। फिर यहाँ पर जब ग्लूकोज नहीं है तब लैक्टोस मिल रहा है उसको, तो लैक्टोस मिल रहा है तो लैक्टोस को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए, तो वहाँ पर अब ये जीन रेगुलेट होगा। जीन रेगुलेट होगा मतलब इंड्यूस हो जाएगा। अब हमारा आई प्रमोटर रीजन आई को प्रमोट करेगा, और आई रिप्रेसर mRNA पे लग कर mRNA को बोलेगा, इनएक्टिव mRNA को वो क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और ये एक्टिवेट RNA जाकर ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा। और
ऑपरेटर में बाइंड होकर क्या करेगा, आगे काम को बढ़ाएगा। प्रमोटर ऑपरेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो ZYA है, 3 टाइप के जो अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन है, वो अलग अलग टाइप का प्रोटीन बनाएंगी। जैसे कि हमारा Z वाला बनाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y वाला परमीएज, A वाला ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज परमीएज के नाम से तो पता चल रहा होगा कि परमिशन लेना है, कुछ परमिशन के वैसा लग रहा है कुछ। तो यहाँ पे लैक्टोज इकोलाई बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर एंट्री लेने के लिए, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर एंट्री लेने के लिए उसको परमिशन चाहिए। तो परमिशन के लिए यहाँ पे हमारा एंजाइम रिलीज होगा परमीएज, ताकि लैक्टोज बॉडी के अंदर आ सके इजीली। फिर उसके बाद हमारा बीटा गैलेक्टोसिडेज करता है डाइजेशन ऑफ लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का काम है बीटा गैलेक्टोसिडेज का। बट बीटा गैलेक्टोसिडेज अभी सो रहा है, तो उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, अभी वो इनएक्टिवेट है। तो उसे एक्टिवेट करवाने के लिए आता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेज जाकर लगता है सीधा बीटा गैलेक्टोसिडेज पे, और वो उसको एक्टिवेट करवा देता है। फिर बीटा गैलेक्टोसिडेज आएगा और लैक्टोज को डाइजेस्ट करने शुरू कर देगा। इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन या फिर रेगुलेशन। अब ये लैक्टोज ले सकता है, लैक्टोज डाइजेस्ट भी कर सकता है। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दी गई हैं। स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगा, ऑपरेटर है, प्रमोटर है, रिप्रेसर है और इंड्यूसर है, जो कि अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा, ठीक है। उसके बाद इसको लैक क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज का, ठीक है, ऑपेरॉन, लैक्टोज का ऑपेरॉन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसे लैक ऑपेरॉन कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा यहाँ पे टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? टू आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में कितने टोटल नंबर ऑफ जीन पाए जाते हैं, एस्टिमेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में पता लगाना, इसे कहते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। टू डिटरमाइन सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स। अब तक 3 बिलियन बेस पेयर्स पता लगाए गए हैं, तो उसमें पता लगाना कि उसमें सीक्वेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आता है। उसके बाद ऐसे टूल्स बनाना ताकि हम जीन के बारे में और डिटेल में स्टडी कर पाए, तो उसे हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। ये तीनों चीज़ें आती हैं हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल दैट कीप ऑन रिवाइजिंग।